Hello, and hi everyone. Welcome to PK Pado. My name is Pravesh, and I am the curator of the series called NCERT Distilled. और जैसा कि आप जानते हैं कि हम बात कर रहे थे एंशियंट इंडियन हिस्ट्री की, और जिसमें हम ऑलरेडी 5 टॉपिक्स लगभग कवर कर चुके हैं, जो कि थे आपके स्टार्टिंग से अगर हम ले तो सबसे पहले सोर्सेस, उसके बाद प्री हिस्टोरिक कल्चर्स, and then we did Indus Valley civilization, then the Vedic age, and then the rise of new religions in India. And right now our topic is rise of Mahajanpadas and Magad Empire. And out of this we have already done the rise of Mahajanpadas. हमने 16 महाजनपद डिस्कस करे और एक हमने बहुत इलेबोरेट चार्ट डिस्कस करा था. सो आप वो देख सकते हैं. एंड इफ यू हैवंट डाउनलोडेड द PDF of the notes of this topics, please download it from my Telegram channel, that is @PK Padho. And I would really appreciate if you like, comment and subscribe to my YouTube channel. I would really love it. It will give me a lot of motivation to further pursue this, and I would really like to do that. I would really like to help you guys scoring more in exams, and the most important thing is that I don't want you to lose your precious time focusing on NCERTs again and again. जैसे कि लोग कहते हैं कि 4 बार पढ़नी है NCERT, मैं वो नहीं चाहता हूँ आपके लिए. मैं नहीं चाहता हूँ कि आप टाइम वेस्ट करें, सालों साल अपने लगा दें कि हम NCERT पढ़ रहे थे और हम अपना फाउंडेशन क्लियर कर रहे थे. फाउंडेशन क्लियर नहीं करना है रोज़. एक बार फाउंडेशन होने के बाद इमारत बनाना शुरू करना है. वहाँ पे जब आप इमारत बनाना शुरू करेंगे, अगर कुछ पैच वर्क होगा हम फाउंडेशन में कंप्लीट करेंगे. यहाँ से वो पैच वर्क जो है आपका कंप्लीट होगा. बहुत आसानी से पढ़ा रहा हूँ मैं, क्योंकि आपको बार बार पूरी एनसीईआरटी ऐसे नहीं बैठना पड़ेगा ना कि मैं 8वीं की एनसीईआरटी पढ़ लेता हूँ, 4 टॉपिक पढ़ने हैं मेरे को तो, और क्योंकि वही टॉपिक आपको फिर आगे जाके 11th में भी पढ़ना है. क्यों पढ़ेंगे आप इस तरह से? क्या सेंस बनता है इसका? या फैक्ट्स ढूंढते बैठेंगे हर एनसीईआरटी में? क्या आप फैक्ट ढूंढते बैठेंगे? ये फैक्ट यहाँ लिखा था, वो फैक्ट वहाँ लिखा था. ये यहाँ पे आपको पूरा कंपाइलेशन है जो आप ऑनलाइन, जो अगर आप सपोज करें कि आप बोलेंगे कि आपसे क्यों पढ़ूँ मैं, इतनी सारी जो अलग अलग किताबें आती हैं कि 6 to 12 एनसीईआरटी का इसमें पूरा का पूरा सब डेटा दिया हुआ है, उसका साइज देख लेना वो किताब का कितना है. 400 पेज की, 300 पेज की किताब है वो. ठीक है. और उसमें कुछ नहीं होता. चार्ट्स, और अगर आपको टेबल्स ही चाहिए तो मैं भी दे रहा हूँ, मैप्स चाहिए तो मैं भी दे रहा हूँ. ऊपर से मैं सिंपल और लूसिड लैंग्वेज में समझा रहा हूँ. किताब में से आपको किताब पकड़ा दी जाएगी, आप किताब पकड़ लीजिए और पढ़ लीजिए. आप ऑलरेडी आपके PYQs, MCQs और मेंस के आंसर राइटिंग कर ही रहे हैं, तो 4 किताब और पढ़ लेंगे तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा, है ना? ये चीज़ प्लीज़ अवॉइड करिए अगर आपको जल्दी सक्सेसफुल होना है, अगर आपको तैयारी अच्छे से करनी है, और अगर आपको आगे बढ़ना है तो. नहीं तो अगर आपको PhD करनी है, बैठिए एनसीईआरटी पढ़िए, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है. ऑलराइट गाइस. और क्लियर बात बता रहा हूँ, एनसीईआरटी में आदमी इतना टाइम वेस्ट करता है. एनसीईआरटी डज नॉट सफाइस फॉर योर एग्जाम. एनसीईआरटी इज जस्ट अ बुक सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द कोर ऑफ द सब्जेक्ट. आपका एक फाउंडेशन बन जाए, बस. इससे ज़्यादा एनसीईआरटी कोई मदद नहीं करती आपकी. हो सकता है इक्का दुक्का एक आध क्वेश्चन आ जाए, और वो इक्का दुक्का क्वेश्चन के नाम पे ही ये बताया जाता है कि एनसीईआरटी पढ़ा करो, कि 25 क्वेश्चन आए थे. अरे 25 क्वेश्चन आएंगे, जब सारे टॉपिक्स ही एनसीईआरटी में लिखे तो 25 क्वेश्चन तो आने ही है यार. एक लाइन भी अगर आ जाएगी तो ऐसा थोड़ी बोल देंगे कि वो टॉपिक आया था एनसीईआरटी में से. हाँ. तो इतना हमें माइंड नहीं करना है. आपको बस एक बेस बनाना है कि आपको टाइमलाइन पता होना चाहिए, आपको मोटा मोटा ये पता होना चाहिए कि उस टाइम इकोनॉमी कैसी थी, उस टाइम सोशल ऑर्डर क्या था. बस ये सब सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, और मैं आपको ये सारी चीज़ें दे रहा हूँ. तो प्लीज़ एंड प्लीज़ डाउनलोड द नोट्स फ्रॉम माई टेलीग्राम @PK पढ़ो. आपके बहुत काम आएंगे, बहुत ज़्यादा काम आएंगे वो नोट्स आपके. ऑलराइट. सो विदाउट फर्दर अडू हम ये शुरू करते हैं, जो कि है राइज ऑफ महाजनपदास एंड मगध एम्पायर. ये हमारा टॉपिक का नाम है और हमारे लेक्चर 15 है, और इस लेक्चर का नाम है राइज ऑफ मगध, अलेक्जेंडर्स इन्वेजन एंड पर्शियन इम्पैक्ट. हम ये पढ़ेंगे कि मगध का राइज कैसे हुआ महाजनपदों में से. हम ये पढ़ेंगे कि कुछ फॉरेन इन्वेजन हुए, जिसमें से अलेक्जेंडर ने एक इन्वेजन किया था इंडिया में, और पर्शियन इन्वेजन हुआ था डेरियस का.
ये इन्वेजन हुए थे इंडिया में, तो हम इनकी बात करेंगे। पहला है राइज ऑफ मगध। अब मौर्यन एम्पायर से पहले मगध पे और भी प्रोमिनेंट आपकी डायनेस्टीज ने राज किया, उसमें से हम यहाँ पे जो है वो 3 डिस्कस करते हैं। पहली है आपकी हर्यंका। हर्यंका डायनेस्टी फर्स्ट रूलिंग डायनेस्टी ऑफ द मगध महाजनपद। ओके, इसके फाउंडर थे बिम्बिसार, एंड बिम्बिसार वाज आल्सो अ कंटेम्पररी ऑफ बुद्धा। ओके, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। बिम्बिसार फर्स्ट पावरफुल रूलर ऑफ मगध ड्यूरिंग द महाजनपदा पीरियड, कंटेम्पररी ऑफ गौतम बुद्धा, जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पे भी। adopted various policies to expand the territories and influence मगध। मगध का इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए उस पर्टिकुलर रीजन में इन्होंने बहुत सारी चीज़ें करी, बहुत सारी जगह पे अटैक्स भी किए, टेरिटोरियल एक्सपेंशन करने की बहुत सारी कोशिश की, और इनकी वजह से बहुत स्ट्रांग भी बनता चला गया मगध। अब एक्सपेंशन एंड डिप्लोमेसी किस तरीके से आती कि इन्होंने अंग को हराया, डिफीटेड अंग एंड एनेक्स्ड इट इनटू मगध। पहली चीज, स्ट्रेंथन मगध थ्रू मैट्रिमोनियल अलायंस विद कोसला। महाकोसला देवी, इनसे शादी करी। लिच्छावी की छेलाना थी, इनसे शादी करी। मादर के क्लैन था, इनसे भी इनने किनशिप के रिश्ते बनाए, शादी करी वहां पे भी हमने। तो ये सारी जगह है, यहाँ पे बिम्बिसार ने शादी करी थी। These alliances enhance the political strength and security of मगध। उस टाइम पॉलीगैमी अलाउड थी, तो वो ये कर सकते थे, और वैसे भी वो राजा थे, एंड द किंग कैन डू नो रॉन्ग, तो वो कर सकता है। फॉरेन रिलेशन, पुक्कू सती की हमने बात की थी, याद है आपको, हमने जो लास्ट लेक्चर किया था उसमें हमने पुक्कू सती की बात करी थी, ठीक है। ही वॉज अ रूलर ऑफ गांधारा, तक्षशिला। और तो पुक्कू सती ने गिफ्ट्स भेजे थे बिम्बिसार को, ये भी हमने पढ़ा था ऊपर, जो एक चार्ट पढ़ा था हमने महाजनपद में। तो इनके साथ इनका रिलेशन था बहुत अच्छा, पुक्कू सती के साथ। फिर हम बात करते हैं जो दूसरे राजा थे, आए बिम्बिसार के बाद अजातशत्रु। अजातशत्रु वाज द किंग ऑफ बिम्बिसार एंड ही किल्ड हिज फादर एंड असेंडेड टू द थ्रोन ऑफ मगध। उन्होंने अपने पिताजी की हत्या कर दी, बिम्बिसार की हत्या करके वो खुद राजा बन गए। एंड ही प्रेफर्ड मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट ओवर मैट्रिमोनियल अलायंस। और इनका जो स्टाइल था वो ये था कि ये अटैक करने में विश्वास रखते थे, शादी करने में विश्वास नहीं रखते थे इतना कि शादी करके दोस्ती या संधि करी जा सके दूसरे महाजनपद के साथ, तो ये सीधे अटैक करते थे। तो मिलिट्री अचीवमेंट्स क्या थी, इन्होंने प्रसेनजीत को हराया था, प्रसेनजीत की भी हमने ऊपर बात करी थी। तो ही डिफीटेड प्रसेनजीत द रूलर ऑफ कोसला। ओके, फॉट अ लॉन्ग वॉर अगेंस्ट द लिच्छावीस। लिच्छावीस की भी हमने बात करी थी, वज्जी में थे ये लिच्छावीस, ओके, याद रखिएगा ये आप। एंड डिफीटेड लिच्छावीस कन्फेडरेसी आफ्टर 16 ईयर्स ऑफ वॉरफेयर। जो लिच्छावी थे उनको 16 साल तक जंग लड़ी उन्होंने वज्जी में लिच्छावीस के खिलाफ, और उसके बाद इन्होंने जीत हासिल करी वहां पे। बुद्धिस्ट कनेक्शन क्या है इनका, ड्यूरिंग हिज रेन द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड एट राजगीर आफ्टर द डेथ ऑफ गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध की डेथ के बाद जो पहला आपका बुद्धिस्ट काउंसिल होता है वो इनके पैट्रोनेज के अंदर होता है, ये ऑर्गेनाइज करवाते हैं राजगीर में। ओके, फिर आते हैं आपके राजा, जो तीसरे राजा हैं और अजातशत्रु के पुत्र हैं, ये है उदयन। अब उदयन जो है सन एंड सक्सेसर ऑफ अजातशत्रु। उदयन ऑल्सो किल्ड हिज फादर, ठीक है, इन्होंने भी अपने पिता की हत्या करके ये फिर से राजा बने थे। एंड कंसिडर्ड अ वीकर रूलर कंपेयर टू बिम्बिसार एंड अजातशत्रु। इन लोगों से कमजोर राजा ये सिद्ध हुए। मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या थे, बिल्ट अ फोर्ट एट पाटलिपुत्र एंड शिफ्टेड द कैपिटल ऑफ मगध फ्रॉम राजगीर टू पाटलिपुत्र। ये इनका सबसे बड़ा अचीवमेंट है। पहले राजगीर में कैपिटल थी मगध की, जहाँ पे बिम्बिसार ने अपना स्थापित किया राज्य को, और उसके बाद अजातशत्रु ने आगे बढ़ाया। उसके बाद उदयन ने जब अजातशत्रु की हत्या कर दी तो उन्होंने अपनी राजधानी को भी राजगीर से ले जाके पाटलिपुत्र में शिफ्ट कर दिया। पाटलिपुत्र थी मॉडर्न डे पटना, एंड इट वाज ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा एंड सोन रिवर। ठीक है, जो पाटलिपुत्र है गंगा एंड सोन रिवर के कन्फ्लुएंस पे है, इनके संगम पे है। ये एक टेबल है जो हमने अभी ऊपर बात करी, उसी का एक टेबल है, डायरेक्टली आप पढ़ सकते हैं। ओके, अब इसके बाद आते हैं शिशुनाग। या सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट शिशुनाग। ही वाज द ऑफिसर, फॉर्मर ऑफिसर ऑफ उदयन, एंड ही ओवरथ्रू द हरियाणक रूलर्स एंड एस्टैब्लिश्ड द शिशुनाग डायनेस्टी। तो हरियंका को इन्होंने हरा दिया था और उसके बाद अपनी डायनेस्टी शिशुनाग स्थापित करी आफ्टर किलिंग असैसिनेटिंग उदयन। ड्यूरिंग हिज रेन मगध डिफीटेड अवंती। अवंती को हराया था मगध ने इनके राज्य में। फिर मगध इमर्ज एज द सोल डोमिनेंट महाजनपद इन द नॉर्दर्न इंडिया। महाजनपद जो था सब, यानी सारे महाजनपदों को अपने अंडर इसने समाहित कर लिया था, पूरा टेक ओवर कर लिया था। एस्टैब्लिश्ड द पॉलिटिकल सुप्रीमेसी ऑफ मगध ओवर राइवल स्टेट्स। ठीक है जी, एंड सक्सीडेड बाय कलशोका और काकवर्ण। कलशोका
या काकवर्ण कहते हैं हम जो अगले राजा हैं उन्हें। ऑलराइट, कल अशोका और काकवर्ण सक्सेसर ऑफ शिशुनाग, शिशुनाग यानी ये शिशुनाग वंश के ही हैं और इनके सक्सेसर थे, एंड शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम वैशाली टू पाटलिपुत्र। अब जो कैपिटल है ये वैशाली से, शिशुनाग की कैपिटल वैशाली से उठ के पाटलिपुत्र पहुंच गई थी। ठीक है, यानी पहले राजगीर से पाटलिपुत्र आए, फिर शिशुनाग वापस लेके गए, वैशाली में लेके गए, वैशाली से वापस पाटलिपुत्र में आए एंड कन्वेन्ड द सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल एट वैशाली। इनके सामने जो दूसरा आपका बुद्धिस्ट काउंसिल है ये होता है। पहला वाला अब हमने नोटिस कर लिया कि अजातशत्रु के टाइम पे है, और दूसरा वाला होता है हमारा कल अशोका के टाइम पे। ठीक है, ये सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल इनके टाइम पे होती है। अब इसके बाद जो एक राजा आते हैं या एक डायनेस्टी स्टैब्लिश होती है वो नंद डायनेस्टी। नंद वाज द फर्स्ट नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी ऑफ महाजनपद एरा। ये लोग वैश्य थे। ओके, जो नंदास थे ये वैश्य थे। तो दिस रिप्लेस द शिशुनाग डायनेस्टी, कंसिडर्ड द फर्स्ट एम्पायर बिल्डर्स ऑफ इंडिया। इन्होंने पहली बार, जो एम्पायर की हम बात करते हैं, एक पैन इंडिया एम्पायर, यानी ऑब्वियसली नॉट पैन इंडिया बट दैट पर्टिकुलर एरिया विच वाज द मोस्ट पॉपुलेटेड एरिया, द नॉर्दर्न बेल्ट ऑफ इंडिया, तो इन्होंने वो पूरा का पूरा एम्पायर अपने अंदर इन्होंने रूल किया, नंदास ने। एक्सपांडेड मगध इनटू अ वास्ट एंड पावरफुल किंगडम। मिलिट्री अचीवमेंट्स क्या थी? फर्स्ट डायनेस्टी टू कॉन्कर कलिंग, जो उड़ीसा वाला रीजन है आपका, उसको कॉन्कर करने वाली ये फर्स्ट डायनेस्टी थी, नंदास। ओके, ब्रॉट द इमेज ऑफ जिना महावीर फ्रॉम कलिंगा एज अ विक्ट्री ट्रॉफी। कि कलिंग में जो थे आपके, जो वहाँ पे जैनिज्म बहुत पॉपुलर था, खरवल राजा के बारे में हम राजा खरवल, तो वहाँ से एक जैन जो इमेज थी, महावीर की एक इमेज थी, उसको ये एज अ ट्रॉफी, विक्ट्री ट्रॉफी लेकर आए थे मगध। फिर आते हैं महापद्मनंद। ठीक है, महापद्मनंद जो है ये इसके इन्होंने स्टैब्लिश किया था नंद रूल को। मोस्ट प्रोमिनेंट रूलर ऑफ नंद डायनेस्टी। ओके, known for maintaining a huge standing army consisting of large infantry forces, numerous elephants, chariots, cavalry. Okay, ये सारी चीजें इनके पास थी और एक बड़ी स्टैंडिंग आर्मी इन्होंने डेवलप की थी, जो हमने लास्ट महाजनपद वाले लेक्चर में बात की थी कि मगध वाज द पायनियर इन मेंटेनिंग अ स्टैंडिंग आर्मी। पहली बार एक प्रोफेशनल आर्मी बनाई गई जिसको चतुरंग बल बोला जाता है, क्योंकि उसके 4 हिस्से थे और इस तरीके से बाद में और हिस्से डिवाइड हुए। लार्ज इन्फेंट्री थी, हाथी थे, चैरियट्स, कैवलरी थी, तो ये सारी चीजें और बनी, इसे चतुरंग बल बोलते हैं, चतुरंग बल। ठीक है, regarded as one of the earliest powerful imperial rulers of ancient India, traditions hold that the strength of the Nanda army discouraged Alexander the Great from advancing further east into Magad. नंदा आर्मी इतनी बड़ी थी और इतना बड़ा एरिया इनके अंडर था और इतनी पावरफुल इसकी आर्मी दिखाई देती थी दूर से कि अलेक्जेंडर जो है वो झेलम नदी के तट पे रुक गया और आगे नहीं बढ़ा। फिर उसके बाद इट वॉज ओवरवेल्म्ड। ऑलराइट, जस्ट अ सेक। या उसके बाद आते हैं आपके धनानंद। ही वॉज द लास्ट रूलर ऑफ नंदा डायनेस्टी, ओवरथ्रोन बाय चंद्रगुप्त मौर्य। ओके, धनानंद ने ही कौटिल्य की बेइज्जती करी थी जब वो आए थे अब वापस लौट के तक्षशिला से पढ़ के। उन्होंने बोला था कि ऐसे लोग मुझे नहीं चाहिए वगैरह वगैरह, बात कही थी उन्होंने कौटिल्य से। कौटिल्य ने प्रॉमिस किया था कि मैं एक राजा बनाऊंगा, एक किसी को भी राजा बना के मैं यहाँ बिठा सकता हूँ। तो उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को लेकर, यानी कहानी है, ऐसा किया उनने। एंड धनानंद वॉज ओवरथ्रोन बाय चंद्रगुप्त मौर्य। ओके, हिज डिफीट मार्क द एंड ऑफ द नंदा डायनेस्टी एंड द बिगनिंग ऑफ द मौर्य डायनेस्टी। यहाँ से हमारा, जब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे मौर्यास के बारे में, मौर्यन एम्पायर के बारे में, वहाँ से ये वाली स्टोरी शुरू होगी। इसके साथ साथ ये वाला जो है हमारा, जो 3 राजा है, इनकी कहानी हमारी यहाँ पे खत्म होती है, जो 3 आपकी डायनेस्टीज हैं। अब हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे कि मगध इतने जल्दी इतना बड़ा कैसे बना। 300 साल के अंदर अंदर मगध एक महाजनपद से एक पैन इंडिया एम्पायर, एक इंपीरियल फोर्स कैसे बनता है, हम इस बारे में अब बात करेंगे।
Cause of rise of Magad. Rise of Magad was the most powerful, as the most powerful Mahajanpad was due to the combination of political, geographical, economic and military factors. पहला क्या था? Ambitious ruler. रूलर्स के पास जो उसकी माइंडसेट होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि किस तरीके से रूल करना है और मेरा फ्यूचर क्या है होगा मेरे राज्य का. मगध वॉज रूल्ड बाय सेवरल कैपेबल एंड एक्सपांशनिस्ट रूलर जैसे बिंबिसार, अजातशत्रु, अशोक. ठीक है, तो ये सब रहे आपके. These rulers expanded Magad through wars and diplomacy, strengthened administration and increased the territorial control and political influence. दूसरा पॉइंट है आपका strategic location. The capitals Rajgir and Patliputra occupied strategic locations, controlled important trade routes and communication routes. ठीक है, हमने जैसे पिछले इसमें देखा था, वो मैप दिखाया था मैंने. उत्तर पथ जो है वो पाटलिपुत्र से होते हुए और राजगीर से होते हुए, दोनों से होते हुए गुजरता था. गंगा नदी थी, एक इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर है. ठीक है, तो ये दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट थी. उसके बाद क्या था? फैसिलिटेड एडमिनिस्ट्रेशन, मिलिट्री मूवमेंट, तुरंत उत्तर पथ से कहीं पे भी आया जा सकता था. इनेबल्ड मगध टू डोमिनेट द उत्तर पथ, मेजर नॉर्दर्न ट्रेड रूट एंड कनेक्टेड सेंट्रल, ईस्ट एंड नॉर्दर्न इंडिया. ऑलराइट, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें उत्तर पथ का रेलेवेंस बहुत ज्यादा है. फिर फर्टाइल सॉइल, आप जानते हैं बिहार वाला जो रीजन है काफी फर्टाइल है बिकॉज ऑफ द एल्यूवियम दैट इज डिपॉजिटेड बाय गंगा over there. Located on the fertile Gangetic plains, rich alluvial soil increased agricultural productivity, generated surplus food production, supported a large population and army, and enhanced state revenue through agricultural taxes. ये सारी चीजें ने मदद करी एक अच्छा बड़ा राज्य बनाने में. Abundance of natural resources, आयरन ओर था इनके पास झारखंड से. ठीक है जी. Rich deposits of iron ore. Iron resources helped in manufacturing of superior weapons, producing better agricultural tools, expanding cultivation and agricultural output, and strengthening military power. ये सारी चीज़ों में आपका जो आयरन है वो बहुत मदद करता है. हम अच्छे हथियार बना सकते हैं, हम अच्छे हल बना सकते हैं, हसिये बना सकते हैं, ओके, सिकल बोलते हैं हम जिसे. फिर हम स्टोरेज यूनिट्स में ताले वाले लगाने के लिए सामान बना सकते हैं. हम जो जानवर हमारा अनाज खाने हैं उनके लिए ट्रैप्स बना सकते हैं. ये सारी चीज़ें हम बना सकते हैं और बहुत अच्छे से बना सकते हैं विद द यूज़ ऑफ आयरन. फिर राइज ऑफ टाउन्स, ट्रेड्स एंड कॉमर्स. यूज़ ऑफ मेटालिक करेंसी, हमने शर्पनास के बारे में पढ़ा था. ठीक है, ये सिल्वर के होते थे. ये करेंसी शुरू हो चुकी थी और ट्रेड एंड कॉमर्स, कमर्शियल एक्टिविटीज़ में यूज़ होती थी. ग्रोथ ऑफ मार्केट एंड अर्बन सेंटर्स, पाटलिपुत्र, राजगीर, वैशाली, ये सारी चीज़ें. फिर आगे भी आप आते हैं, अगर पूरा आपने कवर कर लिया तो अवंती हो गया आपका, वहाँ तक तक्षशिला तक फैले हुए थे, तो पूरा यहाँ से वहाँ तक उन्होंने पूरा हर चीज़ कवर कर रखी थी. मथुरा हो गया आपका, एक इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर हो गया. ठीक है, इंक्रीज इन वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी, हायर रेवेन्यू कलेक्शन बाय द स्टेट. स्टेट जो है अलग अलग तरीके के टैक्सेस लगाता है, जैसे हमने पढ़ा था भाग. ठीक है, 1/6 होता है ये आपका. 1/6 जितना आप खेती कर रहे हैं उसका 1/6 हिस्सा स्टेट का. फिर होता है कर, कोई काम कर रहे हो तो उसका जो कमीशन रहता था उसे कर कहते थे. फिर होता है शुल्क. शुल्क होता है फीस, अगर कोई काम करवाने के लिए आपको कुछ देना पड़ा तो वो एक जैसे टोल हो गया, उस तरीके से फीस देनी पड़ती. तो ये अलग टाइप के आपके रेवेन्यू कलेक्शन के मेथड्स हुआ करते थे. और क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा थी और इतना बड़ा एरिया अंडर था तो बहुत कमाई होती थी इससे. इमरजेंस ऑफ इंपॉर्टेंट टाउन्स इन मगध, पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगीर. ओके, अब यूज ऑफ एलिफेंट्स इन वॉरफेयर, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे एलिफेंट्स का. अभी तक हमने बहुत सारे पॉइंट्स पढ़े हैं जानवरों के बारे में, ऑक्सेस, फिर हॉर्सेस. अब ये यहाँ पे एलिफेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंस है. डेंस फॉरेस्ट ऑफ मगध प्रोवाइडेड अ लार्ज नंबर ऑफ एलिफेंट्स. आपने नोटिस किया होगा, असम वाला एरिया हो गया, फिर आपका सिक्किम वाला एरिया हो गया, एंड देन वेस्ट बंगाल, बिहार, इस रीजन में हाथियों की पॉपुलेशन काफ़ी अच्छी थी. पहले के टाइम में बहुत ज़्यादा अच्छी थी जब ह्यूमन इंटरवेंशन इतना ज़्यादा नहीं था. अब थोड़ी कम हो गई थी है, लेकिन तब भी काफ़ी है. War elephants, they served as a powerful military asset, enhanced battlefield strength and gave Magad a significant advantage over rival states. ये सब मदद करी थी हाथियों ने मगध की. यहाँ पे जो है हमारे जो मोस्टली राइज ऑफ मगध है उसका जो कॉन्सेप्ट है और कौन सी डायनेस्टीज ने उससे यहाँ राज किया वो हमारा यहाँ पूरा होता है. ओके, अब इसके बाद हम कुछ थोड़ी सी बात पढ़ेंगे जो कि है आपका इन्वेजन, जो फॉरेन इन्वेजन महाजनपद एरा में हुए. ये भी इसी टॉपिक का कंटिन्यूएशन है. तो ये पढ़ना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें ये भी तो पता चलता है कि इंडिया का इंपॉर्टेंस किस तरह बढ़ रहा था और इन्वेजन क्यों नहीं रुक रहे थे, चलते ही जा रहे थे.
फिर अलेक्जेंडर आ गया, फिर उसके बाद आपका पहले ईरानियंस आए, फिर आपका अलेक्जेंडर आया। तो ये क्यों हुआ ऐसा? ठीक है, तो फॉरेन इन्वेजन, पर्शियन ईरानियन इन्वेजन, ये 4th सेंचुरी बीसी में होता है। ठीक है, 4th सेंचुरी बीसी, आज से 2500 साल पहले ये आपका इन्वेजन होता है। ग्रीक्स एंड ईरानियन competed for supremacy in the regions extending towards just a second. So during the 4th century BC, Greeks and Iranians competed for supremacy in the regions extending towards the Indian subcontinent. All right. The northwest frontier of India was politically fragmented, making it vulnerable to foreign invasions. जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस था, जहाँ पे कंबोज और गांधार का रीजन था, वो एक्चुअली थोड़ा सा ओपन एरिया पड़ जाता है वहाँ पे, क्योंकि एक तो इंडस रिवर आपकी बह रही है, जो कि ये वाले जो आपके कंबोज और गांधार, ये उस तरफ पड़ते हैं इंडस नदी के, ठीक है, इस तरफ नहीं पड़ते। तो ये थोड़े से सेक्लूडेड हो जाते हैं मेनलैंड इंडिया से, तो ये उस तरफ पड़े। और वहां से है खैबर पास का रास्ता हिंदू कुश से, तो और नीचे बोलन पास का रास्ता बलूचिस्तान से, तो वहां से तुरंत अटैक हो सकते थे। ये एरिया को दोनों तरफ से घेरा जा सकता था, और इसलिए उस तरफ ज्यादा अटैक होते थे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में। Achaemenian Empire of Persia, Iran took advantage of this political disunity. ठीक है, यहाँ पे ईरान में जो था आपका आर्मेनियन एम्पायर था। आर्मेनियन एक्सपांशन इनटू इंडिया, अब किस तरह से इन्होंने एक्सपांड किया? आर्मेनियन उसी समय आए जब राइज ऑफ मगध हो रहा था इंडिया में। वो जो समय था जहाँ पे मगध भी अपनी पावर डेवलप कर रहा था, इस तरफ से इधर जा रहा था मगध, आर्मेनियंस उस तरफ से इस तरफ आ रहे थे। अगर मान लीजिए आप, ये इंडिया का मैप है आपका, ओके, और ये हम ऐसा पूरा ले लेते हैं। ईरानियंस अगर इस तरफ से आ रहे थे, अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, तो मगध वाले इस तरफ से इस तरफ को कॉन्कर करने की कोशिश कर रहे थे। ये आपका इंडस नदी मान लीजिए, ये इंडस रिवर है, ये इस तरफ आ रहे थे और ये इस तरफ जा रहे थे। ऑलराइट, दे एक्सटेंडेड द कंट्रोल इनटू द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट। फिर आते हैं आपके साइरस एंड डेरियस, ये आपके दो राजा है पर्शियन, उनके बारे में हम बात करेंगे। साइरस द ग्रेट laid the foundation of Persian expansion. His grandson Darius I consolidated Persian control. साइरस थे, उन्होंने जो पर्शियन एम्पायर के सबसे बड़े राजा रहे, साइरस द ग्रेट, उनके जो पोते थे वो थे डेरियस I, और उन्होंने एक्सपांशन लीड किया इंडिया की तरफ। अब डेरियस I एंड इंडिया, अकॉर्डिंग टू हेरोडोटस, हेरोडोटस वाज अ राइटर, ओके, ग्रीक राइटर थे हेरोडोटस, उन्होंने बताया है ये कि डेरियस I सेंट एन नेवल एक्सपेडिशन in 516 BC to explore the valley of Sindhu Indus River. Okay. After exploration, he annexed part of Punjab and Sindh. These region became the part of Persian Empire. तो उन्होंने, डेरियस ने पहले एक तो एक्सपीडिशन आपका भेजा, वहाँ पे लोग आए, अपने वेपन्स और अपनी पावर से उन्होंने उतना एरिया जो था पंजाब और सिंध का इंडस नदी के किनारे, उसको हड़प लिया और उसको ज्वाइन कर लिया पर्शियन एम्पायर में। अब ये क्या था? अब एक आपने ऊपर जो महाजनपद का हमने चार्ट पढ़ा था, उसमें आपने पढ़ा था बेहुस्तुन, बेहुस्तुन इंस्क्रिप्शन, ठीक है। इसमें गांधार का, गांधार जो अपना महाजनपद है, इसका डिस्क्रिप्शन मिलता है। ये इस इंस्क्रिप्शन था आपके डेरियस का, डेरियस उनका इंस्क्रिप्शन था बेहुस्तुन में, ठीक है। अब इसमें ये लिखा गया है, और जो ये पंजाब और सिंध वाला जो रीजन है, ये इनका 20th शत्रप बन जाता है। शत्रप का मतलब होता है प्रोविंस, प्रोविंस या स्टेट, ठीक है। और इसका नाम, इस प्रोविंस का नाम ये लोग रखते हैं हिंदुश। हिंदुश करके 20th शत्रप या प्रोविंस बनता राजा डेरियस के अंडर, ठीक है। तो ये इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। इंडियन सोल्जर्स इन पर्शियन आर्मी, अब जो लोग यहाँ पे कैप्चर हुए जो इस रीजन में पंजाब और सिंध में, उन लोगों ने पर्शियन आर्मी में हिस्सा लिया, पर्शियंस की तरफ से लड़ाई लड़ी। इंडियन सोल्जर्स वर रिक्रूटेड इनटू द अकेमेनियन आर्मी, दे पार्टिसिपेटेड इन द पर्शियन मिलिट्री कैंपेन्स इंक्लूडिंग द इन्वेजन ऑफ ग्रीस ड्यूरिंग द रेन ऑफ ज़र्क्सीस I, ठीक है। Darius III also enlisted in Indian soldiers. These troops are later fought against Alexander the Great. डेरियस जो 3 था, उसने अलेक्जेंडर से लड़ाई लड़ी थी, इन दोनों की लड़ाई हुई थी। और जो इंडियन सोल्जर्स थे जो यहाँ से रिक्रूट करे गए थे, उन लोगों ने भी अलेक्जेंडर के खिलाफ लड़ाई लड़ी। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ ज़र्क्सीस I के बारे में, ठीक है।
आपने 300 मूवी देखी है? 300 मूवी, दिस इज स्पार्टा वाली। ओके, लियोनाइडस उसमें राजा रहता है, कहाँ का? स्पार्टा का। किंग जो है आपका, किंग का नाम है लियोनाइडस सेकंड। ऑलराइट, ही वाज द किंग ऑफ स्पार्टा एट दैट टाइम, जब ज़र्क्सीस ने स्पार्टा पे अटैक किया था। तो जो 300 आपने मूवी देखी होगी अगर, वो ये वाली कहानी है। और उसमें अगर आपने नोटिस किया होगा, उसमें जब आखिरी में जो लड़ाई होती है, एक के बाद एक वेव्स आती है, तो उसमें कुछ इंडियंस भी रहते हैं उस वेव में, ठीक है। तो वो इंडियंस यहाँ से ही रिक्रूट करे गए हैं। ये वाला जो आपका रीजन है पंजाब सिंध वाला, तो उनका राज्य तो जो था पर्शिया का, इतना बड़ा था और वो उस तरफ फैल रहा था। पर्शिया अपने आप में, मान लीजिए पर्शिया ये है, ईरान ये है, तो वो इस तरफ भी फैलना चाह रहा था, मगध की तरफ, और तब भी यहाँ तक आ चुका था वो इंडस रिवर तक। और वो इस तरफ भी फैलना चाह रहा था, ग्रीस की तरफ, पूरा ग्रीस और इजिप्ट वगैरह टेक ओवर करते हुए वो पूरा का पूरा यूरोप तक जाना चाह रहा था। पर्शियन एम्पायर इतना बड़ा होना चाहता था, और एक टाइम पे था भी, ग्रीस तक पहुंच चुके थे ये लोग पर्शियंस, पूरा टर्की वर्की सब कैप्चर करके ग्रीस पे आ चुके थे, तो ग्रीस पे आके रुक गए थे। तो ये है। और डेरियस जो थे, बाद में उन्होंने अलेक्जेंडर से लड़ाई की। अलेक्जेंडर वॉज फ्रॉम मैसेडोनिया, ठीक है। मैसेडोनियन राजा थे अलेक्जेंडर, तो उनने डेरियस 3 से लड़ाई लड़ी थी। अब इफेक्ट्स क्या है पर्शियन इन्वेजन के? इन्फ्लुएंस ऑन राइटिंग। सबसे पहला है कि राइटिंग का एक इन्फ्लुएंस हमें दिखता है, हमें अरमेक स्क्रिप्ट दिखती है और खरोष्टी दिखती है। अरमेक में राइट टू लेफ्ट लिखा जाता था, जैसे फारसी लिखी जाती है, आपकी उर्दू लिखी जाती है ना, राइट से लेफ्ट, इस तरफ किताब उल्टी करके इस तरफ से इस तरफ लिखा जाता था। तो अरमेक है, और अरमेक ही बाद में जाके खरोष्टी बना। इस भाषा में आपको खरोष्टी जो लिपि है, आई एम सॉरी नॉट भाषा, लिपि में बहुत सारे अशोका के इंस्क्रिप्शंस मिलेंगे जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में बने हैं, ठीक है। प्रमोशन ऑफ इंडो ईरानियन ट्रेड, ट्रेड बढ़ा इंडिया और ईरान के बीच में। स्ट्रेंथन कमर्शियल रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड ईरान, एंड इंक्रीज्ड जो मूवमेंट ऑफ गुड्स, पीपल्स एंड आइडियाज। बहुत सारे आइडियाज जो है वो इधर से ही डेवलप होते हुए वहाँ पे गए हैं, और वहाँ से डेवलप होते हुए आगे की तरफ चले गए, ठीक है। जैसे हम अलजेब्रा की बात करते हैं, ये वाला भी यहीं से डेवलप होके गया है। फिर आइडिया कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो, डेसिमल सिस्टम, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, ये सब यहाँ से ही आइडिया ट्रेवल होके, वैदिक वैदिक आइडियाज ट्रेवल होके उस तरफ गए हैं। जोग्राफिकल एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लोरेशन ऑफ इंडस रिवर रीजन, अरेबियन सी, ये किया गया इन लोगों के द्वारा। रिजल्टेड इन द डिस्कवरी एंड यूज ऑफ न्यू मैरीटाइम रूट्स, जो मॉनसून रूट है इंडिया का, वो ढूंढा गया, ठीक है, कि मॉनसून की हवाओं का मदद से हम किस तरह इंडिया में आ सकते हैं और वापस किस तरह जा सकते हैं। कल्चरल एंड आर्टिस्टिक इन्फ्लुएंस, पर्शियन आर्टिस्टिक ट्रेडिशन इन्फ्लुएंस्ड इंडियन आर्ट, पर्शियन एलिमेंट्स बिकेम विजिबल इन मौर्यन आर्ट एंड मौर्यन आर्किटेक्चर, ठीक है। मोटिव्स होते हैं, जैसे कमल के मोटिव्स होते हैं, ऐसे इस तरीके से कमल के मोटिव्स वगैरह होते हैं, ठीक है, ये हो गया। फिर आपके बहुत सारे अलग अलग चीज़ें हो गई, जैसे स्वास्तिक वगैरह के जो साइंस है आपके, ये स्वास्तिक के साइंस हो गए, ये सारी साइंस वगैरह भी यहीं से आपको डेवलप होके हमें ईरान और पर्शिया के रीजन से डेवलप होके यहाँ पे इंडिया में हमें डिस्प्ले होते हैं। दिस कल्चरल फ्यूजन इज स्पेशली नोटिसेबल ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड। ग्रीक इन्वेजन, अब हम बात करेंगे, जो हमारा पर्शियन इन्वेजन हो गया, अब ग्रीक इन्वेजन की हम बात करेंगे यहाँ पे। 4th सेंचुरी बीसी में ही ग्रीक्स और पर्शियंस की भी लड़ाई होती है, और ये लोग लड़ाई किस लिए लड़ रहे हैं? सुप्रीमेसी की, दुनिया कौन जीतेगा सबसे पहले, उसकी लड़ाई चल रही है, वर्ल्ड सुप्रीमेसी की। तो अलेक्जेंडर द ग्रेट है, ये निकल के आते हैं मैसेडोनिया से, यंग बालक, बिल्कुल 23 साल का, ठीक है, 23 years old, ये निकल के आते हैं, और ये आते ही जीतते हुए पहले यानी जो पर्शियन गवर्नर्स रास्ते में पूरे आपके एनाटोलिया में, अलेक्जेंड्रिया, और जहाँ जहाँ ये जीतता जाता है वहाँ वहाँ एक सिटी बनाता जाता है अलेक्जेंड्रिया नाम की, बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है, पहुँचता है ये बिल्कुल गेट पे, कहाँ के? इराक के गेट पे, कुर्द कुर्द गेट पे पहुँचता है ये। वहाँ पे इसे मिलता है डेरियस, डेरियस थर्ड, ऑलराइट। डेरियस थर्ड से लड़ाई लड़ता है, यही वही डेरियस थर्ड है जिसकी सेना में इंडियंस भी थे, ठीक है, जो पंजाब और सिंध से रिक्रूट करे गए थे। उससे लड़ाई लड़ता है और जीत जाता है। यहाँ पे आके इसको लगता है कि आधी दुनिया तो जीत ली। अब क्या था, अब वो उस टाइम के जो आइडियाज थे, उस टाइम पे अमेरिकाज के बारे में और ऑस्ट्रेलिया के बारे में कुछ पता नहीं था, जो था यूरोप और अफ्रीका और एशिया, ये 3 कॉन्टिनेंट ही माने जाते थे। तो अगर आप ग्रीस से चले और आप
मिडिल ईस्ट तक पहुंच गए या ईरान तक पहुंच गए तो आपने आधी दुनिया तो जीत ली है, ठीक है, अब आधी दुनिया और बची है। तो अलेक्जेंडर द ग्रेट डिफीटेड पर्शियन एम्पायर एंड कॉन्कर्ड एशिया माइनर, ओके, इराक एंड ईरान। एशिया माइनर आपका टर्की है, ठीक है, इराक आपका यही मैं जो बोल रहा था कुर्द, ये वाला रीजन था, और ईरान आपका जो पर्शिया वाला है, पर्शिया का मेन जो हार्ट था वो ईरान, वो वहां पे। अट्रैक्टेड बाय इंडियाज वेल्थ अलेक्जेंडर मार्च टुवर्ड्स द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। अब इंडिया अमीर हो रहा था, आयरन था हमारे पास नए ट्रेड रूट्स थे, हमारे पास ट्रेड सरप्लस था, एग्रीकल्चरल जमीन अच्छी थी, तो सरप्लस बढ़ने लगा, वेल्थ बढ़ने लगी देश की, तो वो इस तरफ मार्च करने की उसने कोशिश करी। अब अलेक्जेंडर कैंपेन इन इंडिया, अलेक्जेंडर एंटर्ड इंडिया थ्रू खैबर पास, खैबर की तरफ से अलेक्जेंडर घुसा इस देश में, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस होते हुए खैबर पास से अंदर आए। ही कॉन्कर्ड द नॉर्थ वेस्ट प्रिंसिपैलिटीज वन आफ्टर द अनदर, नॉर्थ वेस्ट में जो राज्य थे उनको कॉन्कर करने लगा। अब वहां पे दो राजा हैं आपके जो मिलते हैं, एक है अंबी, ये तक्षशिला जो है आपका उस पे गवर्न करते थे, और इनने सबमिट कर दिया था अलेक्जेंडर को और उनको सपोर्ट भी किया था, इन्होंने घुटने टेक दिए थे अपने। उसके बाद एक राजा मिलते हैं हमें पोरस, ठीक है, पोरस जो थे ये इस एरिया को झेलम से चेनाब के बीच में जो राजा एरिया था उस पर राज करते थे, और उन्होंने अलेक्जेंडर से लड़ाई लड़ी और अच्छे से जंग भी लड़ी, पर अनफॉर्चुनेटली ही लॉस्ट। इसे हम बैटल ऑफ हेडिप्सिस कहते हैं। तो बैटल ऑफ हेडिप्सिस क्या है, हेडिप्सिस नदी है आपकी झेलम की नदी, तो वहां पे लड़ाई हुई थी, तो बैटल ऑफ हेडिप्सिस के नाम से इसे जाना जाता है। अंबी ऑफ तक्षशिला जो थे, इनने ये सब अपने जैसे ऊपर पढ़ा ही चार्ट में कि अथॉरिटी एक्सेप्ट कर ली थी रेजिस्टेंस के बिना, और मिलिट्री सपोर्ट दिया था उनको, आर्मी की स्ट्रेंथ बढ़ाई थी, और अपना जो पैसा है वेल्थ वगैरह उन पे दिया था। और पोरस ने ये सब करने से मना कर दिया था और जंग लड़ी थी, स्ट्रॉन्ग मिलिट्री रेजिस्टेंस दिखाया था, और जो है अलेक्जेंडर काफी इन्फ्लुएंस थे उससे, और उनको बोल रहा था कि आप अब राज करिए, मैं बस जीतना चाहता था, मैं जीत लिया इस एरिया को, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, आप तब भी यहाँ पे राज करिए, मैं अपना लगे तो एक एम्बेसडर छोड़ दूंगा यहाँ पे। ये बैटल ऑफ हेडिप्सिस है। तो बैटल ऑफ हेडिप्सिस में आपका 326 बीसी, ये यही वाला है अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में, ओके, झेलम नदी के पास हुआ, जिसे हेडिप्सिस कहा जाता है ग्रीक्स द्वारा। आउटकम क्या निकला इसका, पोरस हार गए, अलेक्जेंडर जीत गए, और अलेक्जेंडर जो था वो इम्प्रेस हो गया था पोरस से, तो उन्होंने उसको निकालने की बजाय बजाय जो किंगडम है रिस्टोर कर दिया कि मैं तो आगे बढ़ रहा हूँ यहाँ से, आप यहाँ पे अभी भी राज करिए। पोरस वॉज अपॉइंटेड एज द सत्रप गवर्नर वॉइस रॉय अंडर अलेक्जेंडर्स अथॉरिटी, ठीक है, हमने जो शत्रप की बात करी थी, जो पर्शियन वर्ड है उसी को वर्ड यूज किया गया है, सत्रप बोला गया है, और तो यानी उसने कुछ भी एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज नहीं लाया था अलेक्जेंडर, ही जस्ट वांटेड टू कॉन्कर द वर्ल्ड, तो वो मूव करते चले जा रहे थे, एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज लाने का कोई टाइम नहीं था उनके पास। अब इसके इफेक्ट्स क्या रहे ग्रीक इन्वेजन के, ट्रेड बढ़ा, कहाँ से कहाँ तक, अब इंडिया से जो ट्रेड हो रहा था वो रोम तक हो रहा था, ग्रीस तक हो रहा था पूरा का पूरा ट्रेड, ओपन ट्रेड रूट्स बिटवीन नॉर्थ वेस्ट इंडिया, वेस्टर्न एशिया एंड यूरोप, enhanced commercial exchange with the Mediterranean world, रोम, ग्रीस, टर्की, साइप्रस, फिर आपका जो अफ्रीका में है आपका लाइबेरिया, फिर आपका लिबिया और मोरक्को, यहाँ तक पूरा ट्रेड, स्पेन वैन पूरा मेडिटेरेनियन वाला जो बेल्ट है वहाँ ट्रेड वगैरह होने लगा। डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन रूट्स, 4 मेजर लैंड एंड सी रूट्स वर ओपन बिटवीन इंडिया एंड ग्रीस, ठीक है, तो इनसे क्या शुरू हुआ, ट्रेड, ट्रेवल, कल्चर, इंटरेक्शन और एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, ये सारी चीजें बढ़ने लगी। ग्रोथ ऑफ ट्रेड एंड गिल्ड्स, इनकरेज द राइज ऑफ श्रेणीज, श्रेणीज का मतलब होता है गिल्ड्स, एक पर्टिकुलर टाइप की जो आर्ट और कला रहती है वो एक श्रेणी में रहती है, जैसे कोई श्रेणी अगर हम बोलेंगे तो वीवर्स की एक श्रेणी हो गई, जिनको कपड़े सिलते आता है, तो वीवर्स की एक श्रेणी होगी, उसे हम एक गिल्ड कहते हैं, ठीक है, कुछ फाइटर्स हो गए, मर्सिनरीज हो गए, उनका एक गिल्ड हो गया, या कोई नमक बनाने वाले हैं तो उनका एक गिल्ड हो गया, तो इस तरीके से गिल्ड होते हैं। वाइडर यूज ऑफ मनी प्रमोटेड कमर्शियल एक्टिविटीज, अब क्या है, गोल्ड का इम्पोर्ट चालू हो गया, क्योंकि हमारा ट्रेड मोस्टली जो गोल्ड रिसोर्सेज है वो रोम और ग्रीस के पास काफी ज्यादा थे, पर्शिया के पास भी बहुत थे, तो अब जब हम ट्रेड करने लगे, सिल्वर तो हमारे पास ऑलरेडी था ही, गोल्ड हमारे पास कम था, अब हम गोल्ड में भी ट्रेड करने लगे, तो गोल्ड का इनफ्लो बढ़ गया हमारे पास, इंडिया में गोल्ड आने लगा, ट्रेड बिकेम मोर ऑर्गेनाइज एंड प्रॉस्परस, ठीक है, कल्चरल और आर्टिस्टिक इन्फ्लुएंस भी कुछ है थोड़े बहुत, क्या है ये,
जैसे कि मौर्यन आर्किटेक्चर में हमें दिखाई देता है ये वाला जो है, अगर आप जो क्या बोलते हैं जिस तरीके से वहाँ पे जो 80 पिलर कुमराहर करके एक जगह है, वहाँ पे 80 पिलर हॉल मिला है जो आपका, उसका जो इन्फ्लुएंस है वो ऐसा लगता है कि कोई रोमन कोलोसियम जो है वहाँ पे, जैसे रोमन पिलर्स होते थे उस तरीके का उसका इन्फ्लुएंस लगता है। फिर अशोकन पिलर्स जो बनते थे, अशोकन पिलर्स जैसे आपका सारनाथ लॉयन कैपिटल, रामपूर्व कैपिटल, बुल कैपिटल, तो ये कैपिटल जो है ये एक पूरा स्ट्रेट खंबा रहता था, इसके ऊपर एक आपका कैपिटल बना होता है जैसे शेर बना हुआ है, तो ये बना हुआ रहता था। ये जो है इसका आइडिया जो है बहुत रिलेटेबल लगता है हमें पर्शियन एम्पायर से। जो आर्किमेनियन जो आपको एविडेंस मिलते हैं वो भी इसी तरीके के आपको वहाँ पिलर मिलते हैं ईरान में, तो उससे बहुत रिलेटेबल लगता है। ये तो ये वाला जो है जो मैंने कुम्भलहार का बताया, ये आपको ये ग्रीस से बहुत ज़्यादा रिलेटेबल लगता है। तो इस तरीके से इन्फ्लुएंस हमें दिखाई दिया है। कॉन्ट्रीब्यूटेड टू लेटर इंडो ग्रीक कल्चर सिंथेसिस, ये हमें गांधार आर्ट के थ्रू मिलता है। एक स्पेसिफिक टाइप का स्कल्पचर जो बुद्धा का कल्चर, बुद्धा के आपके स्कल्पचर्स बनाता था, लेकिन जो स्टाइल थी बनाने की वो उस तरीके की थी जिस तरह की हेलेनिस्टिक स्टाइल है, जो रोम और ग्रीस में जिस तरीके के आपको स्टैचूज मिलते हैं उस तरीके का इन्फ्लुएंस मिलता है हमें। हिस्टोरिकल सोर्सेज क्या है? Many Greek scholars and writers visited India. Their accounts provided valuable information about Indian society, religion, political conditions, and economy. ठीक है, these writings are important sources of reconstructing ancient Indian history. जैसे कौन से आपको मेगास्थनीज हो गए आपके, ठीक है, लाइनी हो गए, लाइनी बोलते हैं इन्हें, ठीक है। फिर आपके हो गए एरियन, हो गए एरियन। तो इस टाइप के आपको राइटर्स मिलते हैं जिन्होंने ये सब चीज़ों के बारे में लिखा। हेरोडोटस की बात करी थी अभी हमने, हेरोडोटस। ऑलराइट, अब फैसिलिटेशन ऑफ मौर्यन एक्सपांशन। अलेक्जेंडर वीकेंड एंड एब्जॉर्ब मैनी लोकल नॉर्थ वेस्टर्न किंगडम्स। समझ रहे हैं आप, उस तरफ अटैक करने की वजह से जो नॉर्थ वेस्टर्न किंगडम से वो कमजोर हो गए, और यहाँ से जो है मौर्यास को एक मौका मिल गया जब वो उन्होंने महापद्म धनानंद को हराया और मौर्य ने स्टैब्लिश किया, तो उन्होंने ये कोशिश करी कि वो उनको और पुश कर दे और बाहर ही निकाल दे टोटली ग्रीक्स को, और वहां तक पूरा का पूरा एरिया जो है वो कैप्चर करके एक बड़ा पैन इंडिया मौर्यन एम्पायर बनाए। दिस पॉलिटिकल सिचुएशन लेटर हेल्प चंद्रगुप्त मौर्य एंड एक्सपांशन ऑफ मौर्यन एम्पायर इनटू द नॉर्थ वेस्ट इंडिया। तो गांधार तक फैला हुआ था। जैसे हम बहुत देखते हैं कि अशोका वॉज वंस गवर्नर ऑफ तक्षशिला। अवंती के भी तो थे ही उज्जैन के पास के, तक्षशिला के भी थे उस तरफ। अभी एक डिफरेंस है टेबल जिसमें पर्शियन वर्सेस ग्रीक इन्वेजन का एक कॉन्सेप्ट है कि क्या क्या हुआ, किस तरीके से क्या इम्पैक्ट हुआ, किस राजा का रूल था और कब हुआ ये सब, तो ये आप पढ़ लीजिएगा। ओके, अब ये कुछ समथिंग एक्स्ट्रा में एक छोटी मोटी चीज़ें हैं यहाँ पे कि मगध का जो रूल है कहाँ पे, पटना गया रीजन में हुआ, ठीक है। मेजर एम्पायर हरियंका, शिशुनाग, नंदा, मौर्य, गुप्ता, इन सब ने राज किया मगध से ही। सारे जो ये राज्य हुए ये मगध से ही हुए। और बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों जो है अच्छे से फ्लरिश हुआ इस रीजन में, मगध के रीजन में। अब पर्शियन इन्वेजन जो है इसके बारे में कुछ पॉइंट्स है, जैसे हेरोडोटस है, इससे फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है, ठीक है। अब पर्शियन प्रोविंस ऑफ हिंदुश जो मैंने ऊपर बताया 20th शत्रप, सिंध रीजन वाला जो है, इज अमंग द अर्लीस्ट फॉरेन रेफरेंस ऑफ इंडिया। ये हिंदुश से ही हिंदू नाम पड़ा है हमारा। अगर आप अपने आप को हिंदू बोलते हैं तो इस कारण से आप अपने आप को हिंदू बोलते हैं क्योंकि उस रीजन का नाम हिंदुश था। क्योंकि इंडस वर्ड प्रोनाउंसिएशन बहुत मुश्किल था ईरानियंस के लिए, सो दे यूज्ड टू कॉल सिंध को हिंद, तो हिंद से हिंदुश और हिंदुश से हम हिंदू, ठीक है। तो इस तरीके से डेवलपमेंट हुआ है। खरोष्टी स्क्रिप्ट आई, राइट टू लेफ्ट इस तरीके से लिखी जाती थी उल्टी किताब पे, ठीक है, इधर से इधर। और फेमस मिरर लाइक पॉलिश सीन इन मॉडर्न पिलर्स इज बिलीव्ड टू हैव इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्शियन आर्टिस्टिक ट्रेडिशन। तो मैंने बोला कि जो पिलर होते हैं, जैसे लॉयन लायन पिलर है जो आपका सारनाथ में, उसके ऊपर पॉलिश लगती है, वो एक तरीके का चिकना पत्थर बन गया है, वो उसको किया होगा उस तरीके से। और वो वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये आर्किमेनियन जो आपके पिलर्स हैं जो आपको ईरान में वगैरह में मिले हैं, उनसे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस लगते हैं। ग्रीक इन्वेजन के कुछ आइडियाज हैं कि इंडस रिवर, अलेक्जेंडर क्रॉस इंडस रिवर इन 327 326 बिफोर एंटरिंग पंजाब। इंडस रिवर को क्रॉस किया था अलेक्जेंडर ने। बैटल ऑफ हेडिस्पस हुआ था या बैटल ऑफ झेलम बोलते हैं जिसे। फिर अलेक्जेंडर की आर्मी ने बियास नदी क्रॉस करने से मना कर दिया था, रिफ्यूज टू एडवांस बियॉन्ड बियास फोर्सिंग हिम टू टर्न बैक। फिर यहाँ पे हार मान के
अलेक्जेंडर को वापस जाना पड़ा, और वापस जाते टाइम जा रहा था, वो ट्रेवल कर रहा, तो बेबीलोन जो कि ईरान में ही है, बेबीलोन में उसकी डेथ हो गई 32 साल की उम्र में, ठीक है, वहां पे जाके उसकी डेथ हो गई। After Alexander's death, 323 BC, his empire fragmented, creating favorable conditions for the rise of Mauryan Empire. अब क्योंकि नॉर्थ वेस्ट में एक बड़ा एम्पायर नहीं बचा था कोई भी, पर्शियन एम्पायर के ऊपर ऑलरेडी ग्रीस ने अलेक्जेंडर ने टेक ओवर कर लिया था, और अब अलेक्जेंडर का एम्पायर भी खत्म हो गया था, वो छोटे छोटे राज्यों में बट चुका था, तो मौर्यस को बहुत आसानी हुई कि वो वहां तक पुश कर सके। Alexander founded several cities named Alexandria during his conquest. बहुत सारे शहर थे, जैसे आज के टाइम पे जो प्रेजेंट डे आपका, जैसे मैं बताऊं अगर आपको, एंतालिया, एंतालिया करके टर्की कैपिटल, वो उसका नाम अलेक्जेंड्रिया था। इजिप्ट में 2-3 अलेक्जेंड्रिया है, पाकिस्तान में एक अलेक्जेंड्रिया है, ठीक है, तो यहाँ तक अलेक्जेंड्रिया, हर जगह पे उसने एक अलेक्जेंड्रिया छोड़ के आया था, एक बड़ा शहर जहाँ पे वो रहता था, उस बड़े शहर का नाम अलेक्जेंड्रिया रख के आता था ग्रीस। इंडिया में अगर और अलेक्जेंडर और सिकंदर दोनों सेम चीज़ है, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। तो इंडिया में भी सिकंदराबाद मिलता है हमें। इंपॉर्टेंट ग्रीक सोर्सेज ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, तो मेगास्थनीज ने इंडिका लिखी थी, ठीक है, एरियन ने एक wrote detailed account of Alexander's India campaign, and Herodotus, earliest Greek writer to mention India, इसे फादर ऑफ हिस्ट्री भी कहा जाता है हेरोडोटस को। ऑलराइट, तो इसी के साथ हमारा पूरा का पूरा जो है राइज ऑफ महाजनपदास एंड मगध एम्पायर जो वाला पार्ट है, और उसका जो सब टॉपिक था हमारा मगध एम्पायर और अलेक्जेंडर्स इन्वेजन और पर्शियन इम्पैक्ट क्या था इंडिया पे उस समय महाजनपद के एज में, उसके बारे में हमने पूरी तरह से डिस्कस कर लिया है। हमने 3 डायनेस्टीज के बारे में डिस्कस किया, हरियंका, उसके हमारे 3 राजा हैं इंपॉर्टेंट, बिम्बिसार, अजातशत्रु और उदयीन, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि हरियंका को हरा के शिशुनाग कैसे राजा बनते हैं, उसमें हमारे पास 2 राजा हैं, पहले आपके खुद शिशुनाग हो गए और दूसरे आपके कलशोक, ये 2 राजा हो गए। कलशोक केस में सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, पहली बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी बिम्बिसार केस, सॉरी अजातशत्रु केस में। इसके बाद हम पढ़ते हैं नंद डायनेस्टी के बारे में। नंद डायनेस्टी फर्स्ट नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी थी, वैश्यस थे वो लोग, उन्होंने राज करना शुरू किया, और उनके पहले जो जिसने स्थापित किया था नंद डायनेस्टी को, वो ही वाज महापद्मनंद, और फिर उन्हीं के वंशज थे आपके धनानंद, जिनको हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्यन एम्पायर स्टैब्लिश किया विद द हेल्प ऑफ चाणक्य। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस। इसमें कोई चार्ट वगैरह कुछ नहीं है, ना कुछ ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत है, और फिर हमने जो ग्रीक इन्वेजन और पर्शियन इन्वेजन किया, इट इज़ जस्ट फॉर योर नॉलेज कि इस तरीके से हुआ था। इसमें से कोई ज़्यादा मेजर क्वेश्चन नहीं आते, जो इन्वेजन वाले पार्ट है ये अगर आपको आएगा भी तो मेंस में आएगा, और मेंस के टाइम तक आप लोग बहुत ज़्यादा इसको इन डेप्थ पढ़ चुके होंगे। ये तो बस शैलो है, बहुत ऊपर ऊपर से है, और इसको थोड़ा सा आपको डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा अगर आपको एक मेंस का अच्छा आंसर लिखना है तो। ऑलराइट गाइज, so this is it for this topic. Our next topic will be the Mauryan Empire, and please, to know it better, to understand this subject better, and to gain more in less time, please download the notes, watch these videos very carefully. If you want, आप इसको 1.5x पे भी चला सकते हैं, मैं इतना तेज तो बात कर नहीं रहा हूँ, तो आप उस पर भी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और आपका जो टॉपिक कोचिंग में अगर आप जाएंगे, यहाँ पे 1 महीना लगेगा आपको पढ़ने में, वहाँ पे अगर आप कंटिन्यू बैठते हैं, सपोज करिए 2 घंटे ही बैठते हो, 1.5x पे चलाते हैं अगर आप इसको, तो आपका पूरा का पूरा टॉपिक बेयरली 10 दिन में सब कुछ पूरा एंशिएंट इंडिया खत्म हो जाएगा विद नोट्स, क्योंकि मैं नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। डाउनलोड इट फ्रॉम माई टेलीग्राम @PK Padho. Please like, comment and subscribe on this video. It will give me a lot of motivation to continue this work and to help you guys out. Thank you, that's it. And I'll see you in the next lecture. तब तक मस्त रहो, पी के पढ़ो और खुश रहो, चिंता बिल्कुल मत करो, हम बैठे हैं यहाँ पे। Alright guys, bye.